मैं पूरी धाम के अंदर आया हूं, महाप्रभु जगन्नाथ की भूमि पर आया हूं। देश के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से महाप्रभु के चरणों में वंदन कर कर मैं मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। मैं राम विचार नेताम जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति सम्मेलन के लिए ओडिशा को चुना है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के सम्मेलन के लिए ओडिशा से उपयुक्त और कोई जगह हो ही नहीं सकती। ये ओडिशा की जगह का चयन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। मित्रों, जब महाप्रभु जगन्नाथ उन्होंने नील माधव का स्वरूप लिया, तब विश्वा बसु के आदिवासी राजा ने ही महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा कर कर पूजन अर्चन करने की शुरुआत की। महाप्रभु जगन्नाथ गरीबों का देवता है, पूरे जग का देवता है, और ओडिशा से लेकर गुजरात तक महाप्रभु के आशीर्वाद के लिए करोड़ों करोड़ों लोग लालायित रहते हैं। इस भूमि पर ये आदिवासी सम्मेलन कर कर आप सबको भी महाप्रभु के दर्शन करने का उन्होंने एक मौका दिया है। मित्रों, ये जो पावन भूमि है, ये ओडिशा की भूमि पर बसी हुई, और आज यहां देश भर से जनजाति समाज के भाई बहन आए हुए। मित्रों, आज 2019 के फरवरी में है, हम मई में फिर से सरकार बननी। देश की जनता को ये फैसला करना है कि अगले 5 साल के लिए इस देश का शासन किस व्यक्ति के पास होगा, किस पार्टी के पास होगा। और मित्रों, जहां तक अनुसूचित जनजाति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास देश में सबसे ज्यादा सांसद 32 सांसद अनुसूचित जनजाति के भारतीय जनता पार्टी के पास। अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें हैं, उसमें से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, और 4 सीटें ऐसी है जहां हमने सामान्य सीट पर जनजाति का कार्यकर्ता लड़ाया, अकेली एक भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया, और वो जीतकर आज आपका प्रतिनिधित्व संसद के अंदर कर रहा है। राज्यसभा के अंदर भी कोई आरक्षण नहीं होता, वहां पर भी 4 अनुसूचित जनजाति के सदस्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अनुसूचित जनजाति का सम्मान कर कर 5 मंत्री बनाए। अरुणाचल और आसाम जैसे 2 बड़े राज्यों के अंदर ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे वरिष्ठ नेता, ओडिशा के ही वरिष्ठ नेता जुएल भाई यहां पर बैठे हैं। वो आदिवासी कल्याण का काम देखते हैं, ये मंत्रालय को देखते हैं, और 24 घंटा मोदी जी का साथ लेकर पूरे देश के आदिवासियों के कल्याण की चिंता करने का काम जुएल भाई करते हैं, जो हमारे ओडिशा के नेता हैं। मगर जुएल भाई ये अनुसूचित जनजाति डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, वो बनाया किसने बनाया भाइयों? 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी पहली बहुमत की सरकार आई है। इसके पहले अटल जी की सरकार आई थी। सालों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसने अनुसूचित जनजाति की इतनी बड़ी जनता के लिए मंत्रालय नहीं बनाया था। ये मंत्रालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मित्रों, देश में जहां पर भी मैं जाता हूं, वहां कहता हूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। मगर मैं ओडिशा में आता हूं, तब 2 विनंती ओडिशा की जनता को करने आता हूं
केंद्र में तो नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए ही चाहिए, उत्कल जनता के आशीर्वाद से चाहिए, अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं के आशीर्वाद से चाहिए, मगर ओडिशा के अंदर भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम ओडिशा की जनता ने करना है। क्योंकि इतना बड़ा जनजाति की संख्या होने के बावजूद भी अगर पिछड़े जनजातियों को उठाकर देखा जाए तो ओडिशा के जनजाति के भाइयों बहनों की हालत सबसे खराब है, सबसे बदतर है। मित्रों, ओडिशा के अंदर हम एक नए तरीके से जनजातियों के विकास के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, मैं आज सबको बताने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जो चली है वो और कांग्रेस के बीच में क्या फर्क है। यूपीए की सरकार चली, 10 साल तक चली, राहुल बाबा की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार में कितना बजट था जनजातियों के लिए भाई? 30,700 करोड़ रुपया। कितना था? कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा बजट जनजातियों के लिए 30,700 करोड़ का रखा था। जोर से बोलो कितना था? और जोर से बोलो कितना? नरेंद्र मोदी जी की ओर से पीयूष गोयल जी ने अभी बजट रखा, इसमें 50,000 करोड़ रुपया जनजातियों के कल्याण के लिए रखने का काम। 20,000 करोड़ रुपया जनजातियों के विकास के लिए ज्यादा देने का काम किया है। और मित्रों, सब प्लान के अलावे जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए वो लोग 4,300 करोड़ रुपया देते, सिर्फ 4,000। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बढ़ाकर 6,275 करोड़ रुपया करने का काम किया है, 50% की बढ़ोतरी करी। एकलव्य मॉडल स्कूल यूपीए ने 166 बनाए थे, 70 साल में एक और 166 मॉडल स्कूल, और मोदी जी के 5 साल के अंदर वो बढ़कर हो गए 288 मॉडल स्कूल बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ओडिशा की बात करें तो सिर्फ 6 स्कूल थे। कितने थे ओडियावासी? बोलो जरा, कितने थे? सिर्फ 6। इसको बढ़ाकर 103 करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। मेरा आदिवासी भाई, आदिवासी माता दिन भर जंगल में घूमकर तेंदुपत्ता चुनती है, अन्य वन उत्पादकों को चुनती है, उसको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो भैया, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकार सिर्फ 6 वन उपजों पर समर्थन मूल्य देती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आई और नरेंद्र मोदी सरकार आई, ये 10 से बढ़ाकर 49 वन उपज पर समर्थन मूल्य देने का काम किया। आज दिन भर परिश्रम कर जो आदिवासी माता घर पे जाती है, आज उसको शाम को रोटी की व्यवस्था करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, केवल ओडिशा के अंदर छात्रवृत्ति पहले 144 करोड़ रुपया मिलती थी, अब हमने 329 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति देने का काम ये 5 साल के अंदर किया है। मित्रों, 500 नए हॉस्टल बनाए 850 करोड़ की लागत से, और व्यक्तिगत जो पैसे के कार्यक्रम है इसमें लगभग 55 हेक्टेयर का कार्य क्षेत्र को समाविष्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा काम किया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की स्थापना का। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड क्या है?
देश को जो खदानों में से इनकम होती है, आवक होती है, रेवेन्यू मिलती है, राजस्व मिलता है, वहां पर कौन बसा है? ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई और बहनों बसे। वो विस्थापित होते हैं। उनकी वेदना, उनके पिछड़ेपन को समझकर मोदी जी ने वो राजस्व में से एक बड़ा हिस्सा डीएमएफ को, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को दिया और देश भर के अंदर 9,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आज आदिवासी भाइयों बहनों के कल्याण के लिए किया है। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर भगवान बिरसा मुंडा का जो योगदान था उसको याद कर कर उनकी कर्मस्थली पर उनके सम्मान में स्मारक बनाया। इसके अलावे महारानी दुर्गावती, शहीद भीमा नायक, टांटिया भील, नामा भील, तिलका मांझी, रानी जी, भीमा नाइक, सीतारामन बारूदी वीरप्पा, पटट्टू बसप्पा, सिग्नीदाई, शंभुदान, भीमू बाजीराव, वीर चंद्रमा, न जाने कितने ही, शंकर शाह और उनके बेटे के लिए भी स्मारक बनाने का काम 5 ही साल में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आजादी के लिए जो वीर अनुसूचित जनजाति के शहीद और आजादी के लड़ाकों ने जो बलिदान दिया है उसको किसी ने याद नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने याद किया और मानगढ़ के अंदर भी एक ट्राइबल स्वतंत्र सेनानियों का म्यूजियम देश में पहली बार बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ओडिशा के अंदर आदिवासी जनजातियों की जो हालत है इसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं। ओडिशा के अंदर, इस महान उत्कल प्रदेश के अंदर आदिवासी भाइयों की हालत दाना मांझी की स्थिति से दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। एक आदिवासी भाई को अपनी पत्नी का शव कंधे पर रखकर घर पर जाना पड़ता है। इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते कि एक ट्राइबल मां की, अनुसूचित जाति जनजाति की मां की अग्नि संस्कार की व्यवस्था अगर इस सरकार नहीं कर सकती है तो उसको सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है। मित्रों, सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं। प्रायोरिटी क्या है आपकी प्रायोरिटी क्या है? देश के पिछड़े हुए, सबसे पिछड़े हुए समाज के माता के अग्नि संस्कार का भी प्रबंध नहीं कर सकते हो तो आपको ओडिशा पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तत्काल आपने इस शासन को छोड़ देना चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार ओडिशा के विकास के लिए काफी काम की है, परंतु ये नीचे तक नहीं पहुंचते। भारतीय जनता पार्टी ओडिशा ने अभी एक अभियान चलाया, जवाब मांगूची ओडिशा। जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नवीन बाबू को उम्र की असर है, कान में सुनाई नहीं पड़ता। जोर से बोलो, जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, आज भी ओडिशा का युवा पलायन कर रहा है। पूरे देश को समृद्ध कर सके इतनी खनिज संपदा ये ओडिशा की उत्कल भूमि की जमीन के अंदर है, मगर उत्कल भूमि क्यों समृद्ध नहीं होती है? क्योंकि यहां एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसको राज चलाना आता है। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ओडिशा के लोग कितना भी चिल्लाते हैं, नवीन बाबू स्थित प्रज्ञ रहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है। मैंने बोला ऐसा क्यों है भाई, देखने में तो भले भाले लगते हैं। उसने कहा कि ओडिया भाषा ही उनको समझ में नहीं आती है और ये ओडिया में बोलते हैं। मित्रों, मेरी आपसे एक विनती जरूर है, बाकी जो करिए करिए, उत्कल भाषा को, ओडिया भाषा को बोल सके ऐसा मुख्यमंत्री इस बार ये उत्कल प्रदेश को जरूर दीजिए। ये ओडिया भाषा के सम्मान का सवाल है। राज्य के मुख्यमंत्री अगर ओडिया भाषा नहीं बोल सकते तो शासन करने का क्या अधिकार? अस्पताल में डॉक्टर नहीं है,
किसान को धान का मूल्य नहीं मिलता है। उड़ीसा के बहुत बड़े तबके के अंदर 42% लोगों को आज तक पीने का पानी नहीं मिला है। ये महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार भी सुरक्षित नहीं रहा है मित्रों, रत्न भंडार भी सुरक्षित। मैं नवीन बाबू को कहना चाहता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार, ये महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार नहीं है, ये तो जगत का नाथ है। पूरे भारत की समृद्धि वो रत्न भंडार के अंदर पड़ी है। इसकी सुरक्षा आपका जिम्मे थी। क्यों घपला हुआ, क्यों घोटाला हुआ, हिसाब क्यों नहीं दिया जाता है? और हम मांगते हैं हिसाब महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार का। ये उत्कल प्रदेश की जनता हिसाब मांगती है मगर वो नहीं देते। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने एक बजट दिया और बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इस देश के किसान को, छोटे और सीमांत किसान, ज्यादातर ट्राइबल किसान छोटे और सीमांत किसान है, उनको 6,000 रुपया सालाना मदद करने की सीधी मदद, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, इसकी घोषणा करी है। ये बहुत बड़ी घोषणा है। कांग्रेस के अध्यक्ष उसका मखौल उड़ाते हैं कि हम तो ऋण माफ करना चाहते थे। मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपको पूरे देश से आप आए हो, कांग्रेस सरकार ने 2009 के अंदर किसानों का ऋण माफ किया। कितना 1000 करोड़, कितना 1000 करोड़ किया? 57,000 करोड़। कितना जरा बोलो भाई, जोर से बोलो कितना? 10 साल में एक बार 57,000 करोड़ रुपया माफ किया। कितने किसानों को मिला? सिर्फ 3 करोड़ किसानों को। मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं, 12 करोड़ किसानों को मिलेगा और 75,000 करोड़ रुपया मोदी जी भेजने वाले हैं। 75,000 करोड़। आपने सिर्फ 57,000 करोड़ रुपया दिया, हम 75,000 करोड़ देंगे। आपने 10 साल में 57,000 करोड़ रुपया दिया, 10 साल में हम 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को देने वाले हैं। 7.5 लाख करोड़। ये योजना राहुल बाबा को समझ नहीं आती है। वो किसानी की बात करते हैं, उनको ये भी मालूम नहीं है कि रबी का फसल कौन सा है और खरीफ का फसल कौन सा है, वो भी मालूम नहीं। वो बात करते हैं किसानी की। अरे राहुल बाबा, ये जो सहायता है एक बात के लिए नहीं है, हर साल ये सहायता ये छोटे किसानों को देने की योजना मोदी जी लेकर आए। 5 लाख तक का सारा इनकम जो नौकरी करने वाले मेरे अनुसूचित जाति के भाई बहन है, 5 लाख तक की सारी इनकम टैक्स से फ्री करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, उड़ीसा के बहुत सारे लोग मेरे गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं, हरियाणा में भी हैं। ये सारे असंगठित मजदूरों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये का पेंशन नरेंद्र मोदी सरकार देने वाली है। पूरा जीवन पसीना बहाकर मां भारती के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए जो अनुसूचित जाति का भाई, जो कोई भी मजदूर भाई पसीना बहाता है, उसको अपने बुढ़ापे के सम्मान के लिए हर महीना 3,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, दरिया का छोर है, यहां बहुत सारे मछुआरे भाई बहन रहते हैं। मोदी जी ने ट्राइबल मंत्रालय तो बनाया था, हमारी एनडीए की सरकार ने, अटल जी ने, अब मोदी जी ने मछुआरों के लिए भी अलग से एक मंत्रालय बनाकर ओडिशा जैसे प्रदेश के कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ये सारे काम लेकर आई। मैं संसद में देख रहा था, सारे लोग, सारे जनप्रतिनिधि उत्साह से बेंच थपथपा रहे थे, क्योंकि सबको अच्छा लगता था।
किसान को 6,000 मिला, मजदूर को 3,000 मिला, मगर राहुल गांधी का चेहरा इतना लटका हुआ था कि उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि उनको लगा कि इसके साथ तो हमारी जीतने की संभावनाएं समाप्त हो गई। अरे राहुल बाबा, गरीब को कुछ मिलता है, कम से कम दिखावे के लिए तो मेज थपथपा देते, हंस लेते, जरा तनिक हंस लेते, देश के गरीब को मालूम पड़ता। मगर अच्छा ही हुआ, जो आपके मन में भाव था वो उजागर हो गया कि किसानों के भले के साथ कांग्रेस नहीं है, मछुआरों के भले के साथ कांग्रेस नहीं है, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों के, भाइयों बहनों के भले के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है। मित्रों, मैं भी नवीन बाबू का जवाब मांगना चाहता हूं। मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जोर से बोलो, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? ये नवीन बाबू की जो पार्टी है, कांग्रेस की बी टीम है, या तो कांग्रेस बी टीम है या तो वो बी टीम है। एक सिक्के की दो बाजू है। क्यों पूछो? बताऊं मैं? बताओ, मुझे बताओ, कांग्रेस का इतना लंबा समय शासन रहा, उड़ीसा का विकास हुआ था क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ था? नवीन बाबू का भी 19 साल हो गया, उड़ीसा का विकास हुआ है? भी नहीं करते हैं। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दो, हम उड़ीसा को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाकर देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा के अंदर विपुल संभावनाएं पड़ी है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और मोदी जी उड़ीसा के विकास के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक उन्होंने शासन किया। उड़ीसा के विकास के लिए 79,000 करोड़ रुपया दिया था। 1,000 मैं जोड़ देता हूं, 80,000। कितना हुआ भाई? जोर से बोलो, कितना दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उड़ीसा को 80,000 करोड़ की जगह 2,11,000 करोड़ रुपया की सहायता दी। और इसके अलावे ढेर सारे और फंड दिया। 51,000 रुपया केंद्रीय योजनाओं में, मुद्रा लोन में 33,000 करोड़ रुपया, 1,37,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में। धर्मेंद्र भाई, आप देश के साथ थोड़ा अन्याय कर उड़ीसा को कुछ ज्यादा ही दे रहे हो, मगर हम इससे प्रसन्न है, हमारी सरकार की प्रसन्न है, क्योंकि उड़ीसा को ज्यादा देने की जरूरत है। 1,37,000 करोड़ रुपया पेट्रोलियम विभाग ने उड़ीसा के अंदर दिया है। खानों की नीलामी में, खानों के जीवन काल में 73,000 करोड़ रुपया, डीएमएफ में 4,000 करोड़, कैंपा फंड 1,200 करोड़, 5,13,255 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां भेजने का काम। मित्रों, मैं नवीन बाबू से जवाब मांगना चाहता हूं। ये 5,13,255 करोड़ रुपया कहां गया? आपके गांव में पहुंचा है क्या? जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? ये पहुंच नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी कहती थी, राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसा ही पहुंचता है, 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा गबन हो जाता है। मोदी जी जो पैसा भेज रहे हैं वो नीचे तक नहीं पहुंचता है। मोदी जी ने इसीलिए डीबीटी चालू किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना। हमारा डीबीटी क्या है? गरीब के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाना। कांग्रेस के शासन में भी डीबीटी चलता था। वो डीबीटी क्या था? डीलर ब्रोकर ट्रांसफर योजना। दलालों के और दल्लों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था, हमारे डीबीटी में गरीब के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। मित्रों, मोदी जी जो पैसा भेजते हैं वो हम सीधा यहां पर भेजते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ही उड़ीसा आया था। उड़ीसा आया तो
मैंने 5,13,000 करोड़ का हिसाब किया, फिर भी बीजेडी के लोगों ने मुझे पूछा मोदी जी ने क्या किया हिसाब। मुझे नवीन बाबू को हिसाब देने की जरूरत नहीं है भैया। आप कौन होते हो हमारा हिसाब मांगने वाला? मगर उत्कल जनता को, ओडिशा की जनता को जरूर हिसाब देना चाहिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? ये हमारी पार्टी की परंपरा है। मैं उत्कल जनता को हिसाब देने आया हूं। 5,13,000 करोड़ के साथ साथ मोदी जी ने 129 योजनाएं चालू करी है और इसके सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो मेरे अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों को फायदा मिला है। मैं योजना के नाम बोलता हूं। सूरत ढलने आया है। आपको लगे मोदी जी ढंग से काम कर रहे हैं तो ताली बजाकर रोक लेना। जोर से बोलू योजनाएं, बोलू जोर से, जरा ध्यान से सुनो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना। अरे भैया अभी 12 तक पहुंचा हूं, आपने मुझे रोक लिया। ऐसी 129 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू की है, मगर ये नवीन बाबू की सरकार है जो ओडिया जनता के साथ नहीं पहुंची। एक योजना का मैं जरूर उदाहरण देना चाहता हूं। ओडिया जनता ने इसकी आवाज उठाने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ गरीब परिवार और 50 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना चालू की। आयुष्मान भारत योजना क्या है? कोई भी मेरे अनुसूचित जनजाति समाज का, गरीब समाज का, दलित समाज का, पिछड़ा समाज का, कोई भी गरीब का मां बाप बच्चा बीमार पड़ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, लकवा मार जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, किडनी बदलनी हो, लीवर बदलना हो, तो मोदी जी 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। मगर ओडिशा वाले ताली न बजाए भैया। आपके मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया है। उनको डर लगता है कि इससे नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। भैया हमारा नाम निकाल देना, निकालना है तो हमारा नाम निकाल दो, मगर ओडिशा की गरीब जनता को क्यों दुखी कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं नवीन बाबू को, यहां से मजदूरी के लिए कोई मजदूर सूरत गया है और वो बीमार पड़ जाएगा, आपकी राज्य की योजना उसको फायदा कराएगी क्या? कराएगी? बताओ भाई। दिल्ली में जो ओडिशा वासी है, हरियाणा में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, इसको फायदा कराएगी क्या? आयुष्मान भारत योजना देश में कहीं पर भी मेरा ओडिया भाई बहन चला जाए उसको 5 लाख तक का फायदा कराएगी। मैं तो आज इस मंच से नवीन बाबू को विनती करता हूं कि अभी भी समय है, चुनाव का 3 महीना बाकी है। नवीन बाबू आयुष्मान भारत योजना स्वीकार कर लो, वरना ये ओडिया जनता आपको हकाल देगी, हकाल देगी, निकाल देगी। मित्रों, ये नवीन बाबू की सरकार, बीजेडी की सरकार ओडिशा का विकास नहीं कर सकती। एक गठबंधन की सरकार देश का विकास नहीं कर सकती है। ओडिशा और देश का विकास भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ओडिशा को पहले कांग्रेस ने गरीब रखा, उसके बाद में बीजेडी ने गरीब रखा। मोदी जी कितनी भी योजनाएं पहुंचते हैं, नीचे तक नहीं पहुंचती है। मित्रों, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बड़ा बिजली का कारखाना हो, एचटी लाइन से बिजली जाती हो, तो ट्रांसफॉर्मर के बगैर आपके घर में बिजली आएगी क्या? जरा जोर से बोलो, आएगी क्या? ट्रांसफॉर्मर लगाओगे तो बिजली आएगी ना। इसी तरह से मोदी जी बहुत विकास की योजनाएं उड़ीसा भेजते हैं, मगर भुवनेश्वर में बीजेडी सरकार का ट्रांसफॉर्मर जल गया है, जल गया है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो क्या करते हैं भाई?
जोर से बोलो क्या करते हैं, और जोर से बोलो क्या करते हैं। अरे बदलना नहीं है, ये बीजेडी सरकार को, नवीन बाबू सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। उड़ीसा का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, देश का विकास नरेंद्र मोदी सरकार भी कर सकती है। इसलिए हम एक नारा लेकर निकले 2019 में, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप मेरे साथ बोलिएगा मोदी सरकार। फिर एक बार, और जोर से बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, प्रभु जगन्नाथ को याद कर मुट्ठी बीचे संकल्प की, और प्रचंड आवाज के साथ बोलिए भारत माता की।